हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है तो वह फिलेट कहा जाता है। ठीक है। यह आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर्स लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? वह गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है तो रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो क्या किया जाता है? क्लच। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि क्या है? रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में है जबकि जेट इंजन में बाहर से हवा लेती है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट ऐसा नहीं करता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो आपको पता है P समानुपाते 1/V, यानी कि 20% जो आपका है जब उसको हम भिन्न बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है। कम हुआ है तो 5 से कितना हो गया? 4। तो हमें फिर 4 से जब 5 बनाना होगा तो 1 बढ़ाना होगा, यानी कि 1/4 हमारा हो जाएगा 25%। ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से हम भूतल से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। किसी भी लिफ्ट में अगर व्यक्ति का भार कम होता है यानी कि वह त्वरण के साथ नीचे जा रही है। ठीक है। त्वरण के साथ कहाँ जा रही है? नीचे। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। यदि त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो उसका भार अधिक महसूस होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो जब त्वरण के साथ ऊपर जाती हो। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो यह आपका हो जाएगा उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व बल। ठीक है। याद रखिएगा। शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, यह गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह सही होगा। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं, यहाँ पे कम होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक स्थिरता के कारण। पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर लौट आता है। पिंड द्वारा की दूरी तथा विस्थापन का अनुपात निकालना है। ठीक है। आपको पता है कि कोई पिंड जब नीचे से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया यानी विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ। जब विस्थापन शून्य हुआ तो आपकी दूरी कुछ भी हो, दूरी बटा के विस्थापन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है।
एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाने के ठीक समय बंदर उड़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? बंदर के सिर में छेद कर देगी, बंदर के सिर के ऊपर चली जाएगी, बंदर के सिर के नीचे चली जाएगी, या बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंदर के सिर में छेद कर देगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो क्या होगा? तो दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? समान है, तो दोनों ठहरने से पहले समान दूरी तय करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात गिरने के समय का वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की दूरी किसके समानुपाती होती है? तो वह गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक दूल्हा कार्य करता है संवेग के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, या समांतर बल के नियम पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वेग 1/2 mv² होता है, यानी कि 25 + 25 + 25 × 25/100। 25 25 50 हो गया। अब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625, यानी कि 56.25 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो कार का त्वरण निकालना है। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? 30 किलोमीटर घंटा। 30 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से भाग देंगे, गुणा कर देंगे, और हम 10 से भाग देंगे। ठीक है, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 25/30 हो गया। तो हमारा जाएगा 3 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.83 के लगभग आएगा। इस प्रश्न को तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है T = करड़ी में L/G। ठीक है, तो ये अंडर रूट में होता है। ठीक है, तो ये 4% बढ़ाएंगे तो 2% बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे जब हो जाती है तो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि T = अंडर रूट L/G से होता है। जब हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी अवधि बढ़ जाएगी, यानी कि घड़ी स्लो चलेगी। ठीक है,